अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, और आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पूरा बताया कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ठीक, तो हमने पढ़ा कि जो ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं एक्स वाई जेड एक्सिस, जिसको आप जानते हैं, इस सिस्टम को आप क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। और क्यों कहते हैं वो भी हमने देखा कि जो रेक्टेंगल शेप होती है उसके अंदर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद होते हैं या उसको फॉर्म करते हैं, और इन एक्सिस की डायरेक्शन शो करने के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज़ किए जाते हैं वो यूनिट वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो यूनिट वेक्टर, दोज यूनिट्स वेक्टर्स विच आर यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायरेक्शन यूज़ करने के लिए, बताने के लिए यूनिट वेक्टर यूज़ किए जाएं, वो क्या कहलाते हैं? रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। लेक्चर को आगे लेके चलते हैं, और जो मैंने सिंबल्स यूज़ की थी वो आप देख सकते हैं कि आई, जे एंड के, और कैप शो कर रहा है किसको? यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी आई के ऊपर कैप लगा हुआ हो तो आप समझ जाइएगा ये वो यूनिट वेक्टर है जो किसकी डायरेक्शन शो करेगा? एक्स एक्सिस की। स्टूडेंट, मैंने कहा ये डायरेक्शन शो करेगा एक्स एक्सिस की, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये स्पेस के अंदर जो वेक्टर मौजूद होते हैं उनकी डायरेक्शन को शो करने के लिए या स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जे कैप जो है वो डायरेक्शन शो करेगा किसकी? वाई एक्सिस की। और के कैप डायरेक्शन शो करेगा किसकी? जेड एक्सिस की। मतलब अगर मेरे पास कोई वेक्टर मौजूद हो, जैसे ए वेक्टर हो, और हम ये आगे भी पढ़ेंगे और आपने ये मैट्रिक क्लास में भी पढ़ा होगा कि एक वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं, और टॉपिक का नाम था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, या रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर के नाम से टॉपिक था। रिजॉल्व करके आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए होंगे। तो अब वहां पर आपने दो कंपोनेंट बनाए थे, एक था ए एक्स और एक था ए वाई। लेकिन यहां पर मैं आपको इसको स्पेस में 3D में तीन कंपोनेंट शो करूंगा, जेड वाला कंपोनेंट भी आएगा, क्योंकि मैट्रिक लेवल तक आपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को डिस्कस किया, जेड को डिस्कस नहीं किया। तो यहां पर थर्ड कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा जेड। अब अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, तो ये तीनों इस ए के एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड्स हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं और मॉड में भी इनक्लोज कर सकते हैं। तो क्या इनकी कोई डायरेक्शन होती है? बिल्कुल होती है। ये जो इनके नीचे सिंबल लिखी हुई है, यही इनकी डायरेक्शन बताने के लिए लिखी गई है। मतलब ये वो ए एक्स कंपोनेंट वो कंपोनेंट है जिसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी? एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। तो अगर डायरेक्शन शो करनी है तो अब हम ये पढ़ चुके हैं, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन शो करने के लिए आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन शो करने के लिए जे, और जेड की डायरेक्शन शो करने के लिए क्या यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है? के कैप। तो मैं इसकी डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए आई लगा दूंगा, यहां पर जे प्लेस करूंगा और यहां पर के प्लेस कर दूंगा स्टूडेंट्स। ठीक, अगर ये कंपोनेंट है तीनों, और अगर हम इनको ऐड कर लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? एक वेक्टर बन जाएगा ए। तो आप किसी भी वेक्टर के एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट को कंप्लीटली कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं? ए एक्स आई, ए एक्स शो कर रहा है उस एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, और आई कैप शो कर रहा है उसकी डायरेक्शन। बिल्कुल इसी तरह ए वाई शो कर रहा है वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, और जे कैप शो कर रहा है उसकी डायरेक्शन। सिमिलर वे में ये जेड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और के कैप उसकी क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन को। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और यहीं पर रुककर मैं एक बात और बताऊंगा। जब हम न्यूमेरिकल डील करेंगे तो न्यूमेरिकल में ये वेक्टर फिर आपको कुछ इस तरह से दिया जाएगा, जैसे 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। अब अगर आप
मैच करें इसके साथ तो आपको दिखेगा ए एक्स जो मैग्नीट्यूड है नंबर है वो 3 है, आई कैप शो कर रहा है एज इट इज एक्स की डायरेक्शन, ए वाई की जगह 2 है और ए जेड की जगह -6 है। अगर माइनस आए तो स्टूडेंट माइनस के साथ ये मैग्नीट्यूड होगा। ठीक, तो जब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो उधर फिर आपको इस तरह से ये दिए जाएंगे। अब अगर आप आगे बढ़ें तो मैं आपको इस यूनिट वेक्टर की, ठीक है, जिसके अंदर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर भी दिखेंगे आपको, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाता हूं और ये बुक की एक एग्जांपल है, हम इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स बुक में एक एग्जांपल है, पेज नंबर 18 और ये एग्जांपल है 2.1। इसको रीड करके स्टूडेंट्स हम इसका बनाते हैं डेटा, और एक ही लाइन में क्वेश्चन किया हुआ है, कहा जा रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर। स्टूडेंट्स कहा जा रहा है फाइंड करें यूनिट वेक्टर जो पैरेलल होगा किसके, एक वेक्टर दिया आपको a 3i + 6j - 2k और इसके पैरेलल में एक आपको क्या बताना है स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर बताना है। पैरेलल का मतलब मैंने बताया था और अभी अभी रब करा, ठीक है। पैरेलल का मतलब होता है डायरेक्शन सेम, मतलब इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर या इसका यूनिट वेक्टर एक ही बात है, क्योंकि अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप मालूम करेंगे तो उसका मतलब होगा कि उन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे जो यूनिट वेक्टर अगर मैं ए का लिखूंगा तो वो होगा ए कैप। सॉल्यूशन, अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो क्या कोई यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। अगर मैं लिखूं वी नो दैट एक यूनिट वेक्टर ए कैप, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब क्या आपके पास वेक्टर मौजूद है, मतलब अगर मुझे ए कैप डिटरमाइन करना है या मालूम करना है तो मेरे पास होना चाहिए ए वेक्टर और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट ए वेक्टर तो आपको दिख रहा है, लेकिन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड आपको नज़र नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को 1 दे के यहाँ पर लीव कर दूंगा और मालूम करूँगा पहले फॉर मॉड ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे मालूम किया जाए ये भी नई बात है, ठीक है। क्या, या यूं कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसका जो फॉर्मूला होगा वो याद रखिएगा, आगे डिस्कस भी करेंगे हम। वो फॉर्मूला होता है √ax² + ay² + az²। मतलब जो कंपोनेंट होते हैं इस वेक्टर ए के x y z, उन कंपोनेंट का स्क्वायर करके सम करें और रूट ले लीजिए, ठीक। तो ये आपके पास क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। लेकिन फिर दोबारा एक और प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम ये कि क्या ये ax, ay और az हमारे पास गिवन है। तो बज़ाहिर तो ये दिख रहा है नहीं है, लेकिन अगर आप गौर करें, इससे पहले भी मैंने आपको लिखवाया, अगर आप इस कंपोनेंट के अंदर आ जाएं तो ये जो ए वेक्टर है इसके आई कैप के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो होता है ax सिंबॉलिकली, और जे के साथ जो नंबर लिखा होता है वो होता है ay, और के कैप के साथ जो होता है वो होता है az। तो आप फिर ये बोल सकते हैं कि ax की वैल्यू है 3, ay है 6 और az है -2। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दूँ
तो ये 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और प्लस माइनस 2 स्क्वायर, और अगर आप इसको सॉल्व करें तो 3 स्क्वायर स्टूडेंट्स 9 होगा, 6 6 36 होगा। और हमने ये पढ़ा कि नेगेटिव वैल्यू या माइनस वैल्यू का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव होता है, तो 2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 होगा। और स्टूडेंट्स अगर आप इनको ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी रूट 36 प्लस 4 40 और 9 49। अब जल्दी से अपने दिमाग को चलाइए और देखिए ये 49 का रूट क्या होता है। तो हमें पता है ये 7 होता है। हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू आ गई, और क्यों चाहिए थी, ए कैप के फॉर्मूले में हमने क्या करना था, इसको पुट करना था। कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लिखते हैं पुट इट इन इक्वेशन 1। अगर आप इक्वेशन 1 को देखें तो ए कैप जो कि रिक्वायर्ड है इक्वल होगा वेक्टर ए। वेक्टर ए किसके इक्वल है, 3i प्लस 6j माइनस 2k, और डिवाइड में स्टूडेंट्स आ रहा है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और वो किसके इक्वल है, वो है 7 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहां पर ए कैप की वैल्यू तो आपने डिटरमाइन कर ली, लेकिन याद रखिएगा इसको हम ऐसे लीव नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम एलसीएम को स्प्लिट कर देते हैं एंड में। मतलब कि 3i प्लस 6j माइनस 2 के सबके डिनोमिनेटर में 7 लिखा हुआ है, तो आप इस 7 को क्या करेंगे, ठीक है, सेपरेट कर लेंगे टू द डिनोमिनेटर ऑफ एवरी कंपोनेंट। 6/7j माइनस 2/7k कैप। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये जो वेक्टर अब आया, ये वेक्टर कहलाएगा यूनिट वेक्टर। अब यहां पर रुककर आप, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था। ठीक है, सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद ये देखा आपके पास गिवन कौन सी चीज़ें हैं, तो ए हमारे पास मौजूद था, ए मॉड नहीं था, तो हम ए मॉड या ए मैग्नीट्यूड निकालने लग गए, और हमने मैग्नीट्यूड निकाला, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। अब हम इसका आंसर चेक भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि क्या इसका आंसर सही है या नहीं है। तो मैं वेरिफिकेशन की हेडिंग डाल लेता हूं। तो स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन मतलब कि आंसर सही है या नहीं। तो कैसे करेंगे वेरिफिकेशन, अगर आप सोचें तो आपने जो मालूम किया है वो है यूनिट वेक्टर, और अगर इस यूनिट वेक्टर की वेरिफिकेशन आपने करनी है तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड मालूम कर लीजिए। फिर सवाल ये कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे मालूम किया जाए। तो स्टूडेंट बहुत आसान सी बात है, यहाँ पर भी हमने मैग्नीट्यूड मालूम किया। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करते हैं, जो i, j और k के साथ कोफिशिएंट्स होते हैं या नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर करके सम करके रूट लिया जाता है। बिल्कुल ये काम करें। अगर मैं कहूँ कि इस ए कैप का आपको मैग्नीट्यूड मालूम करना है, जो कि सिंबॉलिकली तो होगा ए कैप, और रूट के अंदर आप क्या करेंगे, i, j के कंपोनेंट जो आ रहे हैं इनका स्क्वायर करके सम कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखिए i के साथ आ रहा है यहाँ पर 3/7, उसका हम करेंगे स्क्वायर, प्लस j के साथ 6/7 स्क्वायर, और प्लस k के साथ -2/7 स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर हम इनका स्क्वायर करके सॉल्व करें तो देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या बनता है। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 9/49 प्लस 3 स्क्वायर 36 और 7 स्क्वायर 49, प्लस अभी बताया था माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो 4/49 होगा। अगर आप इसका एलसीएम लें तो बहुत आसान एलसीएम है 49, और ऊपर रह जाएगा 9
+36 + 4। तो स्टूडेंट्स अगर आप ऊपर वाली वैल्यूज़ को सम करेंगे 49/49, ये कैंसिल होकर रूट में 1 बचेगा। और स्टूडेंट हम जानते हैं √1 1 होता है। तो गौर कीजिए यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आया, वो स्टूडेंट्स 1 के इक्वल आ गया। और ये यहाँ पर वेरीफाई हो गया कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन भी क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा जो आंसर है वो भी वेरीफाई हो गया और हमने उसको चेक भी कर लिया, आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये 1 ना आए तो इसका मतलब आपका आंसर सही नहीं है। तो स्टूडेंट हमने एक एग्जाम्पल से भी देखा कि यूनिट वेक्टर से कि क्या होता है और उसको मालूम कैसे किया जाता है। तो इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।